हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 29 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। वीडियो बीच में मत छोड़िएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप जब भी डाउनलोड करें एप्लीकेशन को, तो उसमें फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन आता है। उसी के अंदर आपको डेली की पीडीएफ मिलती है। शुरू करेंगे आज का वीडियो, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन पूछा था स्पोर्ट्स कैटेगरी से। मेरा सवाल ये था कि टुंकू अब्दुल रहमान कप ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है बैडमिंटन से। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर भी किया है। इसके अलावा कभी कभी एक कप और है जिसको बोलते हैं डेविस कप। ये पूछा जाता है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। और ये डेविस कप जो है ये विमेन्स कैटेगरी में नहीं होता है, ये मेंस कैटेगरी में ही सिर्फ होता है। और इसको टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका है डेविस कप। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल, जिसको इंडियन कोस्ट गार्ड हम लोग बोलते हैं, इसकी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स की जो मीटिंग है, इसका 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। और ये जो मीटिंग है, ये 2 दिवसीय अभी रही। 26 से लेकर 27 अक्टूबर तक इस मीटिंग का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल राकेश पाल के द्वारा किया गया। राकेश पाल इस टाइम पे कमान संभाल रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की। भारतीय तट रक्षक बल, इसकी स्थापना साल 1977 में करी गई थी। और तट रक्षक बल जिसका काम ही यही है कि जितना भी हमारा कोस्टल बॉर्डर है, भारत की कोस्ट लाइन आपको पता है कितने किलोमीटर की है? 7,156 किलोमीटर की हमारी कोस्टल लाइन है। तो जितनी भी ये टोटल लगभग 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, उन सब की हिफाजत की जिम्मेदारी कोस्ट गार्ड के ही ऊपर आती है। कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी में अंतर क्या है। देखिए, इंडियन नेवी पानी में हमारी अटैकिंग कमांड है, ठीक है। बट इंडियन कोस्ट गार्ड ये हमारी डिफेंस कमांड है। अभी हाल ही में साउथ मैक्सिको में एक बहुत बड़ा तूफान आया है, जिसकी वजह से वहां पर तबाही काफी मची हुई है। और जान माल का भी नुकसान हो गया है काफी। तो ये जो तूफान आया है, ठीक है, इसका नाम है हरिकेन। तो इसका नाम क्या है बेसिकली? हरिकेन तो अमेरिका के अंदर सभी तूफानों को बोला जाता है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? तो आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है ओटिस। क्या नाम है? ओटिस। तो हरिकेन ओटिस। वैसे आपको ये ध्यान रखना है, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो चाहे साउथ अमेरिका रीजन हो, कहीं पर भी अगर कोई भी साइक्लोन आता है, कोई भी तूफान आता है, तो उसे हरिकेन ही बोला जाता है। लेकिन बस उसको, हर एक तूफान को हरिकेन के आगे एक नया नाम अलॉट कर दिया जाता है। ये जो तूफान है, आप इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हो कि एक कैटेगरी 5 का तूफान है। कैटेगरी 5 का मतलब बहुत अव्वल दर्जे का। इसमें 270 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। और ये जो स्टॉर्म है, इस स्टॉर्म की जो मेन आई है, जिसको हम बोलते हैं ना कि स्टॉर्म का जो बीच वाला हिस्सा है ये, ठीक है, ये मैक्सिको सिटी के बहुत करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसका सीधा सीधा असर मैक्सिको के अंदर देखने को मिल रहा है। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी है। और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेस। क्या नाम है? एंड्रेस मैनुअल लोपेस। अभी हाल ही में क्या हुआ कि 2023 के दुनिया के मोस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न की लिस्ट जारी करी गई है। तो इसमें यह पता लगा कि दुनिया के कौन से देश हैं जहां पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न का मतलब पता है? एक ऐसी कंपनी जिसकी ब्रांड वैल्यू $1 बिलियन की हो जाए, मतलब 100 मिलियन मिलाकर 1 बिलियन बनता है। तो ऐसी कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू $1 बिलियन की हो, उसे यूनिकॉर्न कहा जाता है। क्लियर? तो नंबर 1 पे इसमें अमेरिका रहा है, नंबर 2 पे ब्रिटेन रहा है, और नंबर 3 पर रहा है भारत। तो भारत ने इसमें तीसरी रैंक सिक्योर करी है। और फिनटेक का मतलब यह होता है ऐसी कंपनी जिनका फाइनेंस से लेना देना है। तो अमेरिका में इस साल 134 कंपनीज जो हैं जो कि फिनटेक यूनिकॉर्न है। दूसरे नंबर पे ब्रिटेन 27, और भारत में 17 ऐसी कंपनीज रही। भारत में जो मुख्य कंपनीज रही, जैसे कि पेटीएम है, ये फाइनेंस में काम करते हैं ना, तभी इसको फिनटेक बोला जाता है। पेटीएम के अलावा रेजर पे का आपने नाम सुना होगा, ये भी यूनिकॉर्न है। एक कंपनी है जीरोधा, ठीक है, जीरोधा, ये क्रिप्टो करेंसी पर काम करती है। इसके अलावा एक कंपनी है पाइन लैब्स,
ठीक है? ये भारत की प्रमुख कंपनीज़ हैं, जो कि इन 17 कंपनीज़ में लिस्ट करी गई हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी दर्शाता है कि हम दुनिया में 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं इस टाइम पे। और चाइना रहा हमसे नीचे 8वें, यहाँ पर 8 कंपनीज़ हैं, चौथे नंबर पे ये रहे हैं, 5वें नंबर पे फ्रांस रहा है, 6 कंपनीज़ के साथ। ये कौन-सी ऑयल एंड गैस कंपनी है, जिसने भारत की पहली गैसोलाइन एंड डीज़ल रेफ़रेंस फ्यूल का निर्माण किया है? इसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, बस अंतर इतना है, कल मैंने आपको उस मीटिंग के बारे में बताया था, जिस मीटिंग में हरदीप सिंह पुरी के द्वारा इस रेफ़रेंस फ्यूल को लॉन्च किया गया है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये रेफ़रेंस फ्यूल बनाने वाली कंपनी है इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक है? जिसको आईओसीएल बोलते हैं, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आईओसीएल की स्थापना 1959 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली और आईओसीएल के चेयरपर्सन है इस टाइम पे श्रीकांत माधव वैद्य। पूरा नाम क्या है? श्रीकांत माधव वैद्य। और रेफरेंस फ्यूल होता क्या है, पता है आपको? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो गाड़ियां लॉन्च करती हैं कंपनी, उससे पहले गाड़ियों के इंजन को टेस्ट किया जाता है। तो जब गाड़ियों के इंजन को टेस्ट करते हैं, तो उस टेस्टिंग में यूज होने वाला जो पेट्रोल और डीजल होता है, उसको रेफरेंस फ्यूल बोला जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये रेफरेंस फ्यूल हम बड़ी तादाद में कई सारे देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब ये खुशखबरी की बात है कि दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी हमारी काफी कम हो जाएगी रेफरेंस फ्यूल को लेकर। अभी हाल ही में एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है जिसका नाम आपने बिल्कुल सुना होगा। ये घड़ियां बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम है राडो। ठीक है? तो राडो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो इन्होंने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और राडो जो है, ये दुनिया भर की सबसे एक्सपेंसिव वॉचेस ब्रांड्स में से एक है। इसके अलावा रोलेक्स हो गया, ठीक है, एंड कार्टियर हो गया, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि सबसे महंगी घड़ियां बनाते हैं पूरे दुनिया में। अगर हम बात करें ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल फिलहाल में एम एस धोनी 2 कंपनीज के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक है? एक तो ये लेस के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जो कि पेप्सिको की सब्सिडरी है। और इसके अलावा एम एस धोनी अभी हाल फिलहाल में जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर इस बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2023 का हो रहा है, उसके ग्लोबल एम्बेसडर हैं। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये एक टीचर हैं। इनका नाम है दीप नारायण नायक। इनको अभी दुनिया के बेस्ट टीचर्स की लिस्ट, ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 की इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल किया गया। और इनको ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 से सम्मानित भी किया जाएगा। ये कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं। और जिस तरीके से इनका जो टीचिंग मेथड है, और स्पेशली कोविड पैंडेमिक के दौरान जो बच्चों के लिए इन्होंने काम किया हुआ है, वो अपने आप में सराहनीय है, जिसके लिए इनका नाम ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए रिकमेंडेड है इस बार। और ये जो लिस्ट बनाई गई है, ये दुनिया भर के 10-20 देशों में से नहीं है। 130 देशों को यहाँ पर शामिल किया गया, आप ये समझ लो। 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश जहाँ के टीचर्स ने अप्लाई किया था, और फिर उनमें से टॉप 10 में भारत के टीचर दीप नारायण नायक हैं। ठीक है? एयर इंडिया तो आप लोग जानते ही हैं। अभी कुछ टाइम पहले एयर इंडिया को टाटा ने फिर से एक्वायर कर लिया है। ये भारत सरकार के पास थी, और इसको कुछ टाइम पहले ही टाटा ने 18,000 करोड़ में भारत सरकार से खरीद लिया। एयर इंडिया के नए वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये हैं क्लॉस गोयर्स। क्या नाम है? क्लॉस गोयर्स। ये अब से होंगे नए वाइस प्रेसिडेंट एयर इंडिया में। और एयर इंडिया इससे पहले भारत सरकार के हाथ में थी, और उससे भी पहले टाटा के हाथ में थी। तो टाटा से फिर भारत सरकार को गई, अब भारत सरकार से फिर टाटा के पास आ गई है। तो एक तरीके से ये प्राइवेट एयरलाइन है। इतना ही नहीं, ये दूसरी एयरलाइंस की तरह प्राइवेट एयरलाइन नहीं है एयर इंडिया। जैसे कि इंडिगो हो गई, या फिर अगर हम बात करें स्पाइस जेट की, तो ये भी प्राइवेट एयरलाइन है। बट एयर इंडिया एक ऐसी प्राइवेट एयरलाइन है जो कि भारत की एयरलाइंस को रिप्रेजेंट भी करती है। तो जो ऐसी एयरलाइंस होती हैं, इनको एक तरीके से आप बोल सकते हो फ्लैग एयरलाइन बोला जाता है, ठीक है? जो कि हमारे देश के झंडे को रिप्रेजेंट करती हैं एक तरीके से। बाकी ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, क्लॉस गोयर्स, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये ब्रिटिश एयरवेज में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और ये एयर कनाडा में भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और इनके पास खुद भी लाइसेंस है बोइंग 777 का, और बोइंग 787 का। एज अ पायलट इनके पास लाइसेंस है।
ये कौन सा खेल है जिसमें भारतीय मूल की शीतल देवी ने 2 गोल्ड मेडल अभी जीते हैं एक ही सेशन में, एशियन पैरा गेम्स में। एशियन पैरा गेम्स तो हो ही रहे हैं, हम सभी को पता है। ये कहाँ हो रहे हैं? चाइना में हो रहे हैं, हैंगझोउ में। अब ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, ये मात्र 16 साल की हैं शीतल देवी, और ये आर्मलेस प्लेयर हैं। तो ये कौन से खेल में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आप देख कर ही बता सकते हो, तीरंदाजी में इन्होंने जीते हैं, ठीक है? और खास बात यह है कि ये जो तीरंदाजी करती हैं, ये पैर के बेसिस पर करती हैं। पैर से ये धनुष उठाती हैं और तीर को उसके बाद खींच के उसके निशाने पर भेजती हैं। और ये भारत की पहली ऐसी महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं जिन्होंने एशियन पैरा गेम्स के एक ही सेशन में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। वैसे गोल्ड मेडल की बात करें तो ये इनकी हैट्रिक है, क्योंकि पिछले ही सप्ताह इन्होंने कंपाउंड मिक्स्ड टीम इवेंट में भी गोल्ड मेडल जीता था। तो ये 2 सप्ताह के अंदर 3 गोल्ड मेडल लगातार इन्होंने जीत लिए हैं। तो ये तो हो गई महिला खिलाड़ियों में कि पहली ऐसी महिला खिलाड़ी जिन्होंने एक ही सेशन में एशियन पैरा गेम्स में 2 गोल्ड जीते हैं। अब अगर बात करें पुरुषों की, तो पुरुष में नाम है अंकुर धामा। इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने भी अभी एशियन पैरा गेम्स में एक ही इवेंट में 2 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये दरअसल एक महोत्सव है, फेस्टिवल है, ठीक है? और इसका नाम है हौचोकबा। क्या बोलते हैं? हौचोकबा। तो मेरा हौचोकबा उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है मणिपुर में। और इस बार भी इस त्योहार की शुरुआत हो चुकी है मणिपुर के इम्फाल के अंदर। एक जगह है जिसका नाम है कांगला, वहां से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये जो महोत्सव है, ये मणिपुर के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अभी कुछ स्टूडेंट्स न्यूज में हैं? और ये इस वजह से क्योंकि ये सिलेक्ट हुए हैं एनईपी सारथी के लिए। अब एनईपी सारथी है क्या? देखिए, एनईपी सारथी भारत सरकार के द्वारा अभी कुछ टाइम पहले एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत के द्वारा दी जाने वाली जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए अब रिप्रेजेंटेटिव्स बनाए जाएंगे, ठीक है? और ये स्टूडेंट्स स्टूडेंट एम्बेसडर कहलाएंगे एनईपी सारथी के अंतर्गत। मतलब आप ऐसा समझ लो कि अगर बाहर से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे हर साल फिलीपींस से आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे आपके एशियन रीजन से भी आते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि हायर एजुकेशन के लिए भारत में आ रहे हैं, तो ये जो स्टूडेंट्स होंगे, ये उनको भारत की स्टडी रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कहलाएंगे स्टूडेंट एम्बेसडर फॉर एकेडमिक रिफॉर्म्स। तो ये लखनऊ यूनिवर्सिटी से भी 3 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए हैं। कौन-कौन है? एक स्टूडेंट जिनका नाम है दिव्यांशी गुप्ता, और ये बीएससी की स्टूडेंट हैं 5th सेमेस्टर की। इसके अलावा एक स्टूडेंट हैं, इनका नाम है आशुतोष वाजपेयी, ये एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। और तीसरी स्टूडेंट हैं प्रियांशी राय, ये बीटेक कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट है। अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन के शायद साथ मिलकर भारत ने एक मैरी टाइम एक्सरसाइज कंडक्ट करी है। ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट करी गई? इसको गल्फ ऑफ ग्विनिया में कंडक्ट किया गया है, इस एक्सरसाइज को। और यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1993 में करी गई थी। गल्फ ऑफ ग्विनिया कहाँ पड़ता है? चलिए देखते हैं। ये वर्ल्ड मैप है, हम सभी को पता है ये हमारा देश है, ठीक है? जब आप इधर आते हो तो ये आपको अफ्रीका रीजन दिखाई देता है। अफ्रीका में जो पश्चिमी अफ्रीका वाला रीजन है, ये पड़ता है ग्विनिया। और ये वाला जितना भी वाटर बॉडी है, ये पूरा कहलाता है गल्फ ऑफ ग्विनिया। यहीं पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है। और वैसे ये वाला जो आप रीजन देख रहे हो ना, ये इसी तरीके से गल्फ ऑफ ओमान कहलाता है। और भारत और श्रीलंका के बीच में अगर ये वाला रीजन देखें, तो ये कहलाता है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है? मन्नार की खाड़ी कहलाता है। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई। भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में आईएनएस सुमेध ने हिस्सा लिया है। किसने? नाम ध्यान रखिएगा, आईएनएस सुमेध। और फ्रांस का जो नेवल शिप है, इसका नाम है वेंटोस, इसने यहाँ पर हिस्सा लिया है। स्पेन का जो नेवल शिप है, इसका नाम है टॉर्नेडो, इसने भी यहाँ पर हिस्सा लिया। और इटली का नेवल शिप जिसका नाम है फोस्कारी, क्या नाम है? फोस्कारी, इसने यहाँ पर हिस्सा लिया है। ये कौन सी भारतीय ग्रुप है जिसको अभी ये अथॉरिटी मिल गई है कि अब ये भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर करेंगे? तो अब से भारत में आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाला ग्रुप होगा टाटा ग्रुप। जी हाँ, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ये आज की सबसे बड़ी खबरों में से एक है। वैसे आपको बताऊं, आईफोन की जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये चाइना के अंदर भी होती है
और आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में भी होती है। तो ताइवान की एक कंपनी है जिसका नाम है विस्ट्रॉन। क्या नाम है? विस्ट्रॉन। तो विस्ट्रॉन के साथ टाटा ने यह पैक्ट साइन किया है, और इसके लिए ये जो पैक्ट है ये 125 मिलियन डॉलर में साइन हुआ है। तो विस्ट्रॉन एक तरीके से आप ये समझ लो कि टाटा को आईफोन बनाकर बेचने की अथॉरिटी दे रही है अपने बिहाफ पर। क्लियर है? तो लेकिन अभी इसको करीब 2.5 साल लग जाएगा। भारत सरकार के साथ मिलकर सारी यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा ग्राउंड लेवल पर आने में 2.5 साल लगेगा। उसके बाद से आईफोन मैन्युफैक्चर भारत में ही होने लगेगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि जो टमाटर होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। 2024 के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर, ये सब कुछ मेरे इस लाइव बैच में कवर हो रहा है। इस लाइव बैच को आप एग्जाम इंजन ऐप में ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप एग्जाम इंजन ऐप के अंदर मेरे करंट अफेयर की मैगजीन 2023 की कंप्लीट, और साथ में आज से ज्योग्राफी का बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। साइंस की मैगजीन, मेरे रिकॉर्डेड बैचेस हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इन सभी के सेपरेटली भी आप ले सकते हो। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।